हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद बाई 97। देखिए, ये बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं इंग्लिश में भी इसका पीडीएफ डाल दूँगी। ठीक है। देखिए, फर्स्ट टॉपिक ये जो हमारा एग्ज़ाम होगा फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, उसके बारे में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। पहले तो हम फर्स्ट यूनिट देखते हैं कि विपणन के बारे में जानते हैं, अर्थ, कार्य और महत्व क्या होते हैं। तो डेफिनेशन है इसकी, इन्होंने पूछा है कि विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है। ये डेफिनेशन किसकी है? तो ये जो डेफिनेशन दी है ये पॉल मजूर जी ने दी है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह परिभाषा किसकी है? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विपणन में क्रय और विक्रय दोनों प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। तभी मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग में सेल्स, परचेज, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारे सेल एंड परचेज पर। तो ये दोनों प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, ये पायले ने कहा है। देखिए, आगे देखते हैं। विपणन एक आधारभूत व्यावसायिक दर्शन है। यह कथन किसका है? ये स्टैंटन का कथन है। स्टैंटन ने बोला था कि विपणन जो है वो एक आधारभूत है व्यावसायिक दर्शन का। विपणन का लाभ आप जानते ही हैं कि मार्केटिंग से लाभ किसको होता है? कंज्यूमर, कस्टमर और जो भी बिजनेस ओनर्स बिजनेसमैन होते हैं, व्यवसायी होते हैं, उनको सभी को लाभ मिलता है इससे। विपणन क्रिया का मूलभूत उद्देश्य जोड़ना है। देखिए, मार्केटिंग जो है दो कड़ियों को जोड़ती है। मार्केटिंग उत्पादक से उपभोक्ता को जोड़ती है। ठीक है। व्यवसाय के लिए विपणन क्या है? अनिवार्य है। भाई, बिजनेस के लिए मार्केटिंग इम्पोर्टेंट तो होगी ऑब्वियसली। विपणन पर व्यय किया गया धन क्या है? ये विनियोजन है। बर्बादी या अनावश्यक व्यय नहीं है। ग्राहकों पर भार भी नहीं, विनियोजन है। विपणन व्यय भार है। देखिए, मार्केटिंग चार्ज जो लगते हैं वो किस किस पर है? देखिए, उद्योग पर भी होंगे, व्यवसायियों पर भी होंगे और उपभोक्ताओं पर भी होंगे। ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, मतलब व्यय है, खर्चे हैं मार्केटिंग के। ठीक है। तो ये जो है इनमें से किसी पर भी नहीं लगाए जाते हैं। ओके। विपणन संस्थाओं में सम्मिलित है। पूछा गया है कि विपणन संस्थाओं में सम्मिलित है, तो वो उत्पादक और निर्मातागण के लिए भी है। एक मध्यस्थ का काम भी करती है, मतलब मिड कड़ी रहती है दो लोगों को जोड़ने की, और सुविधा देने वाली संस्था भी है। तो इसलिए ये सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन का कार्य नहीं है? देखिए, सेल विपणन का कार्य है, परचेज विपणन विपणन का कार्य है। सेल एंड परचेज मार्केटिंग में आता है, तो वहीं मार्केटिंग में परिवहन भी आता है। प्रोडक्ट को पहुंचाना, लाना, ये सब परिवहन में आता है। लेकिन शिक्षण जो है वो मार्केटिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। विपणन अवधारणा है, ये उत्पादोन्मुखी भी है, विक्रयोन्मुखी भी है और ग्राहकोन्मुखी भी है, इसलिए ये सभी प्रकार की है। ठीक है। विपणन अवधारणा का महत्व है समाज के लिए, उत्पादक के लिए और उपभोक्ताओं के लिए। तो देखिए, मार्केटिंग सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, मार्केटिंग जो है वो सोशल नेटवर्क द्वारा भी की जाती है, और ये जो की जाती है ये समाज के लिए ही की जाती है। कोई भी बिजनेस है समाज से जुड़ा हुआ होता है। समाज के बिना किसी भी बिजनेस का महत्व नहीं होता। बहुत नॉर्मल सा मैं एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ कि आप किसी ऐसे एरिया में चले जाइए जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ना रहते हों, आसपास लोग ना हों। ठीक है, ऐसी जगह आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, किसी भी चीज़ का आपने स्टार्टअप डाला, तो वो जो है वहाँ पर ग्रो अप नहीं करेगा। रीज़न है वहाँ पर लोग नहीं है, तो प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? तो इसीलिए
ये ज़रूरी है, ठीक है, सभी के लिए ज़रूरी होगा। आगे हम देखते हैं कि विपणन अवधारणा उपभोक्ता प्रधान है, जो कि सुप्रसिद्ध विपणन द्वारा समर्थित होती है और जिसका लक्ष्य उपभोक्ता संतुष्टि उत्पन्न करना होता है, जो कि संगठनात्मक लक्ष्यों की संतुष्टि का आधार है। देखिए, ये डेफिनेशन है, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी। एक बार आप अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ये बोला है फिलिप कोटलर ने, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि विपणन की उपयोगिता अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है। ये रिचर्ड वसकिर्क द्वारा दी गई है। मैं पहले मार्केटिंग के बारे में पढ़ा चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, और मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। रीज़न, आप लोगों का 5 तारीख में पेपर है। मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, जिससे कि आपको हेल्प मिले। इसलिए थोड़ा वीडियो फास्ट भी हो सकता है, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, देखिए, विपणन की उपेक्षा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का बड़ा मुख्य कारण है। यह विचार किसका है? ये पीटर एफ डुकर का है। आगे हम देखते हैं, देखिए, ये बोलते हैं कि विपणन से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं के निष्पादन से है जो कि उत्पादक से उपभोक्ता या प्रयोगकर्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह को निर्दिष्ट करती है। ये कथन जो है ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का है। इसके काफ़ी रूल्स हैं, आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। विपणन का प्रारंभ जो होता है वो उपभोक्ता से होता है। देखिए, आप समझिए उपभोक्ता से क्यों होता है। मार्केटिंग क्या है? आप मार्केट में जाते हैं, सॉरी गाइस, देखिए, विपणन का जो प्रारंभ होता है वो उपभोक्ता से होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ग्राहक सर्वोपरि है। अगर ग्राहक नहीं होगा तो प्रोडक्ट का सेल हम किसे करेंगे, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी, देन हमें लॉस होगा। आगे हम देखते हैं कि विपणन की आधुनिक विचारधारा स्वीकार नहीं करती है। ये ग्राहकों की असंतुष्टि को स्वीकार नहीं करती है। ये देखिए, स्वीकार करेगी उच्च किस्म की सेवाओं को, ग्राहकों की संतुष्टि को, शोध एवं विकास को भी स्वीकार करेगी, लेकिन ये नहीं चाहती कि ग्राहकों की असंतुष्टि हो। आप मेरी बात समझिए। आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट खरीदने गए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई खाने की चीज़ खरीदने गए, जैसे बिस्किट खरीदने गए, और अगर वो बिस्किट एक्सपायर हो, दैट्स मीन कि आप वहाँ दोबारा नहीं जाएंगे। तो इसीलिए ग्राहकों की असंतुष्टि को ये स्वीकार नहीं करती है। विपणन का वाणिज्यिक कार्य कौन सा नहीं है? देखिए, मार्केटिंग का जो वाणिज्य कॉमर्शियल वर्क है वो उत्पाद नियोजन एवं विकास भी है, परिमापीकरण भी है, और क्रय और विक्रय तो मार्केटिंग में मस्ट है ही। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर रॉ मटेरियल को स्टोर करके नहीं रखा जाता है, मतलब कच्चे माल का भंडारण नहीं किया जाता है। विपणन वह है, मतलब कह सकते हैं कि मार्केटिंग वह की है जो अर्धविकसित देशों की आर्थिक समृद्धि के दरवाज़ों को खोलती है। मतलब इनके कहने का है कि विपणन एक ऐसी की है जिससे हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। इन्होंने बोला है कि विपणन का तात्पर्य जीवन स्तर का सृजन कर उसे समाज को प्रदान करना है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये मेलकम मैकनेयर का है। किसका? मेलकम मैकनेयर का है। ठीक है, अब हम 22वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बातों बातों में पता नहीं चला हम लोगों ने 22 क्वेश्चन कर लिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज थोड़ा सा मेरी वॉइस चेंज है, मुझे कोल्ड हो रखा है तो इसलिए। लेकिन आप जो भी आपके क्वेश्चंस हों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं
कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को सुधारूँ भी और आप लोगों के लिए जो आप बोलेंगे वो और क्वेश्चन लाने की ट्राई करूँ। जिस प्रकार विपणन किया वस्तु का उत्पादन पूर्ण करने का प्रारंभ नहीं होती है, उसी प्रकार क्रियाएं वस्तु की अंतिम बिक्री के साथ भी समाप्त नहीं हो जाती। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये W.J. स्टैंटन का है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था मार्केटिंग जो है ये किस पर जोर देती है? ये ग्राहकों की आवश्यकताओं पर जोर देती है, ग्राहकों की संतुष्टि पर जोर देती है और ये चाहती है कि ग्राहक खुश रहें। ठीक है। 24 क्वेश्चन देखिए, समंकों के एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या के विपणन निर्णयों के निर्देशन को कहा जाता है। इसको कहा जाता है विपणन शोध, मतलब मार्केटिंग रिसर्च। अगला हम देखते हैं कि मार्केटिंग के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर उत्पादन, नियोजन, विकास, परिवहन, बाजार, सूचना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है कस्टमर। ठीक है। देन फिर क्रय एंड विक्रय, उसके बाद में होने वाले परिवहन वे हैं, बाजार की सूचना है, उत्पादन का नियोजन करना है, रॉ मटेरियल है। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती हैं मार्केटिंग के लिए। तो ये सारी मार्केटिंग की क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। देखिए, विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है। इस कथन से क्या अर्थ निकाला गया है? तो इस कथन से निकाला गया है कि अच्छी किस्म का माल एवं सेवाएं प्रदान कराना। देखिए, आप जब समाज को एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएंगे, उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी आप एकदम ऐसी रखेंगे कि सामने वाले को दिक्कत ना हो, वो आराम से ले सके, यानी बजट फ्रेंडली हो, उसकी पॉकेट फ्रेंडली भी बोल सकते हैं आप। तो इस तरीके की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए, विपणन की उत्पाद अभिमुखी विचारधारा में सम्मिलित नहीं होता है। यहाँ पर अभिमुखी विचारधारा में सम्मिलित नहीं होता है, ये पूछा है। तो यहाँ पर ग्राहकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जोखिम जो प्रतियोगिता के आधार पर मूल्य के बदलाव के कारण ग्राहक की प्राथमिकताओं तथा मांग के कारण उत्पन्न होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ये ऐसा बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्राकृतिक जोखिम हो गया हमारा एनवायरमेंटल। ठीक है, एनवायरमेंट से जो भी लॉस होगा वो हमारा प्राकृतिक जोखिम हो गया। मानवीय जोखिम हो गया, किसी पर्सन से कोई लॉस होता है। तो इसमें हमारे, जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें आएगा हमारा बाजारी अथवा आर्थिक जोखिम। ओके। 29 क्वेश्चन हम देखते हैं कि सबसे मौलिक परिकल्पना जो अवश्यमेव रूप से सभी विपणन क्रियाओं का आधार मानी जाती है, उसमें देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग जो है वो सबसे पहले कस्टमर देखती है, मतलब कि कस्टमर खुश रहना चाहिए, कस्टमर की संतुष्टि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लाभ कमाना उसकी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन लाभ कमाने के लिए वो कस्टमर को परेशान करके लाभ नहीं कमा सकता। मानवीय इच्छाओं का अस्तित्व हो सकता है, आवश्यकताओं अथवा इच्छाओं की पहचान की जा सकती है, लेकिन जो मार्केटिंग की आधार मानी जाती है वो उपभोक्ता की संतुष्टि मानी जाती है। विपणन संगठन का मैट्रिक्स प्रकार का विपणन के अधिक अनुकूलन है, वो बहु उत्पाद बहु बाजार स्थिति होगी उसकी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन विपणन का खंड नहीं है? मतलब इन्होंने पूछा है कि कौन सा मार्केटिंग का एक पार्ट नहीं है। तो प्रस्तुति होता है भाई, आप एडवर्टाइज देखते होंगे ना, देते होंगे, लोगों को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रॉफिट है, इससे ये लाभ आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो प्रस्तुति होगी। मार्केट तो ऑब्वियसली मार्केटिंग है तो मार्केट तो होगा ही होगा। यहाँ पर जो नहीं होगा वो होगा फर्म। ठीक है। देखिए, माटा मार्केटिंग धारणा सबसे पहले किसने प्रयोग की थी? तो ये की थी कैले
ई जे ने। ये माटा मार्केटिंग की जो धारणा है वो कैले ई जे ने सबसे पहले प्रयोग की थी। आगे हम देखते हैं कि विपणन की सामाजिक धारणा दी थी, ये फिलिप कॉटलर ने दी है। ध्यान रखना, विपणन की जो सामाजिक धारणा है वो फिलिप कॉटलर के द्वारा दी गई है। 34 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 6M में सम्मिलित नहीं, जो कि साधनों के सुचारू तथा प्रभावशाली प्रयोग में होता है? यहाँ होता है जन समूह। 35 आप देखिए, समष्टि विपणन की परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये आर मेयर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। कौन सी परिकल्पना दी गई थी? समष्टि विपणन। समष्टि विपणन की परिकल्पना आर मेयर के द्वारा दी गई थी। ठीक है। किसी फर्म की वस्तुओं, प्रथाओं, सेवाओं की उसके सबसे बड़े प्रतियोगी लगातार मापने की प्रक्रिया को कहते हैं, ये कहा जाता है वेंच विपणन। ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से पूंजी बाजार कौन सा नहीं है? तो देखिए, धन बाजार, ऑब्वियसली पूंजी धन अलग अलग नहीं होता है। विदेशी मुद्रा भी इसी के अंतर्गत आती है, और स्टॉक, जिसे हम शेयर मार्केट बोलते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आता है। जो नहीं आता है वो आता है सर्राफा बाजार, जिसे सोना चांदी का बाजार कहा जाता है। ठीक है। क्रेता तथा विक्रेता के मध्य मौखिक समझ पर आधारित विक्रय, जिसमें कोई मूल्य तय नहीं होता है, यह निश्चित होता है कि क्रेता बाजार का वर्तमान मूल्य देगा, इसे कहते हैं मौखिक विक्रय। ठीक है। जो भी मार्केट में वर्तमान में होगा वही उसको पे करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन का स्थूल वितरण कार्य नहीं है? ये थोक तथा परचून विपणन का स्थूल वितरण कार्य नहीं है। अगला 40 क्वेश्चन हम देखते हैं। अनुज्ञाप्ति माल गोदाम जो आयातित वस्तुओं, वैसे तो इसे आई थिंक आयातित, मे बी मैं कंफ्यूज हूँ, शायद आयातित ही होगा, आई थिंक, मे बी। और अगर गलत हो तो आप मुझे सही बताएं कमेंट में। वस्तुओं का भंडारण तट कर देने तक स्वीकार करता है, उसको क्या कहा जाता है? अनुबंधित माल गोदाम। तो ये हमारे फर्स्ट उसके हो गए। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 41। विपणन में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से उपभोग तक के प्रवाह की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये कथन जो है ये कन्वर्स, हुजी एवं मिचेल का है। और अगला हम देखते हैं 42 क्वेश्चन। उपभोक्ता प्रवृत्ति पर आधारित विपणन काल कब प्रारंभ हुआ था? ये 1950 में हुआ था। ठीक है। देखिए 43 क्वेश्चन है कि प्रभावपूर्ण विपणन सहायता करता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट के लिए तो विकास में वो रहेगा, प्रतिस्पर्धी वातावरण के निर्माण में भी होगा, और उत्पाद की मांग का सृजन भी करता है प्रभावपूर्ण विपणन। तो ये सभी होंगे। एक व्यवसाय में सर्वोपरि महत्व का पहलू है, ये मार्केटिंग है। देखिए, बिजनेस डिपेंड करता है सेल एंड परचेज पर, और सेल एंड परचेज जब होगी जब आपकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो। मार्केटिंग जब आप अच्छे से कर रहे हैं तो वो आपके बिजनेस को ग्रो अप करेगा। ठीक है। तो विपणन जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 45 क्वेश्चन देखिए। विपणन की सबसे पुरानी अवधारणा है। विपणन की, मार्केटिंग की जो सबसे ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्ट रहा है, मतलब प्रोडक्शन, उत्पादन अवधारणा। उत्पाद अवधारणा के समर्थक कौन थे? ये प्रोफेसर पायले थे। विपणन का क्षेत्र विक्रय के क्षेत्र की तुलना में विस्तृत है। मार्केटिंग एरिया जो है वो सेल एरिया के कंपेयर में बहुत बड़ा है। विपणन क्रिया समाप्त होती है, ये विक्रय के बाद सेवा प्रदान करके समाप्त होती है।
विपणन का कार्य संपर्क स्थापित करता है। ये किसने कहा है? ये कहा है पॉल टी चैरिंगटन ने। पॉल टी चैरिंगटन ने। अब हम इसका 50 क्वेश्चन देखते हैं। मैकगैरी के अनुसार विपणन के कार्य हैं, विपणन के 6 कार्य हैं मैकगैरी के अनुसार, और क्लार्क ने विपणन के 8 कार्य बताए हैं। देखिए, मैकगैरी ने मार्केटिंग के जो कार्य बताए थे वो 6 बताए थे, और क्लार्क ने 8 बताए हैं। ठीक है। विपणन क्या है? ऑब्वियसली साइंस एंड आर्ट, वो तो होगा विज्ञान और कला। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इनके बारे में। अब हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है। आप ये जानिए कि विपणन के भौतिक वितरण कार्य में सम्मिलित नहीं है। ये परिमापीकरण एवं श्रेणीयन सम्मिलित नहीं है। ठीक है। और आधुनिक युग में प्रत्येक संस्था को महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। कौन कौन से? नवाचार और विपणन। नवाचार को और मार्केटिंग को करना पड़ता है, इनोवेशन और मार्केटिंग। देखिए, विक्रेता बाजार से आश्य है। विक्रेता बाजार से जो आस्त है वो बस आश्य जो है वो वस्तुओं की मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। यहाँ पर वस्तुओं की मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, विपणन मिश्रण। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि कौन सा कथन सही है। अगर आपने विपणन मिश्रण के बारे में नहीं पढ़ा है, मार्केटिंग मिक्सअप जो भी है उसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो आपको नहीं पता होगा। तो इसका जो आंसर है वो है कि विपणन मिश्रण उपभोक्ता अभिमुखी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, निर्माताओं द्वारा बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो नीतियां हैं विपणन मिश्रण का निर्माण करती हैं। ये R.S. डावर ने कहा है। और विपणन मिश्रण शब्द का सबसे पहले उपयोग जिसने किया था वो थे नील H. वॉर्डन। सॉरी। मैकार्थी के अनुसार विपणन मिश्रण के P हैं 4। विपणन मिश्रण ज्ञात किया जाता है उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए। विपणन मिश्रण के प्रमुख तत्व जो होते हैं वो उत्पाद नियोजन होते हैं, कीमत निर्धारण, विपणन अनुसंधान सभी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन विपणन मिश्रण को प्रभावित नहीं करता है? देखिए, बाजार की मांग तो प्रभावित करेगी, उत्पादन की लागत भी प्रभावित करेगी और उत्पादन की मात्रा भी प्रभावित करेगी। तो बचा कौन सा? परिवहन। परिवहन विपणन मिश्रण को प्रभावित नहीं करता है। 4P संयोग में शामिल नहीं है नियोजन, प्लानिंग यहाँ पर शामिल नहीं की गई है। विपणन मिश्रण के 4 मौखिक तत्व किसकी देन है? MC मैकार्थी की देन है। किसकी देन है? MC मैकार्थी की देन है। निम्न में से कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है? व्यक्ति नहीं होगा, स्थान होगा, मूल्य होगा और प्रोडक्ट भी होगा, बट कौन नहीं होगा? व्यक्ति नहीं होगा। लेजर एवं केली के अनुसार विपणन मिश्रण के P हैं 3। ठीक है। अभी मैंने जस्ट बताया है क्वेश्चन, मैकार्थी के अनुसार 4 थे और लेजर केली के अनुसार 3 है, तो ध्यान रखना। देखिए, अगला क्वेश्चन आप देखिए, विपणन मिश्रण नियंत्रण योग्य चरों का एक ऐसा समूह है जिसका प्रयोग एक फर्म अपने क्रेता के प्रतिवचनों को प्रभावित करने हेतु करती है। ये फिलिप कोटलर का कथन है। देखिए, मैं समझती हूँ कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि थ्योरी अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है तो ऑब्जेक्टिव MCQ समझने में आपको थोड़ा इशू हो सकता है। लेकिन मैंने अपने चैनल पे
थ्योरी मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है। और अगर आप लोगों को कोई इश्यू होगा तो मैं डिटेल्स में एक वीडियो बना दूँगी, तो आप मुझे कमेंट कर देना कि डिटेल में वीडियो चाहिए, तो मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूँगी और अच्छे से समझा दूँगी मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, तो डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशन याद करने में आप लोगों को थोड़ा इशू हो सकता है कि डेफिनेशन थोड़ी लेंथी होती हैं और इनके बारे में मैं कुछ डिटेल में नहीं बता सकती। एक्चुअल में ये ऐसा डेफिनेशन का एक ऐसा वो रहता है कि आपको एक बार पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि किसी विशेष समय पर फर्म जिन विपणन तत्वों का प्रयोग कर रही हो उनकी मात्रा एवं प्रकारों के संयोग को विपणन मिश्रण कहा जाता है। ये कथन जो है, ये डेफिनेशन किसकी दी गई है? ये नेल एच वार्डन के द्वारा दी गई है। विपणन मिश्रण के तत्व जैसे उत्पाद, कीमत, प्रोत्साहन तथा स्थान है वो नियंत्रण योग्य तत्व हैं। और सबसे पहले विपणन मिश्रण शब्द का प्रयोग किया था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने। ओके, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि सबसे पहले विपणन मिश्रण का शब्द प्रयोग किसने किया, तो आप ध्यान रखना कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने किया है। निम्न में से विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है, व्यक्तिगत विक्रय नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन मिश्रण के 4Ps में विपणन मार्ग के चयन संबंधित है? वो स्थान है, प्लेस है। देखिए, विपणन मिश्रण की निम्न की संतुष्टि के लिए ज्ञात किया जाता है उपभोक्ताओं की। ये कह रहे हैं कि विपणन मिश्रण जो है वो किसकी संतुष्टि के लिए किया जाता है, तो वो उपभोक्ताओं की, यानी कस्टमर की। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि परिवहन, माल गोदाम, भंडारण, विपणन मिश्रण किस पी से संबंधित है? ये स्थान से संबंधित है। और विपणन के 4Ps किसने दिए थे? मैकार्थी ने। और 3Ps ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं अभी पहले बता चुकी हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मूल्य मिश्रण में शामिल है? देखिए, मूल मिश्रण में शामिल जो होंगे, यानी कि कॉस्ट में शामिल जो होंगे, वो लागत एवं मूल्य निर्धारण, साख शर्तें, छूट और उसके भत्ते भी होंगे। और तो इसका मतलब यहाँ पर ऑल होगा, उपयुक्त सभी होंगे। देखिए, स्थान मिश्रण में जो शामिल किए जाते हैं वो तत्व हैं वितरण वाहिका, संग्रहण सुविधा और इन्वेंट्री, उपयुक्त सभी। देखिए, क्वेश्चन बहुत है, टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है, सॉरी, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। लेकिन आप 1 से 2 बार अगर वीडियो को रिपीट करते हैं तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है या कुछ भी आपको डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस चीज़ के लिए डिटेल में प्रोवाइड करा दूँगी। देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संवर्धन मिश्रण में शामिल है? देखिए, एडवर्टाइजिंग होता है, सेल होता है और व्यक्तिक विक्रय भी होता है, तो यहाँ पर सभी होंगे। अगला यूनिट पढ़ते हैं हम, विपणन वातावरण। हम इसमें 4 यूनिट कवर करेंगे, 4 यूनिट हम इसके सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ओके, देखिए, मुझे ना कोल्ड हो रहा है तो मैं कुछ बोल रही हूँ और कुछ निकल रहा है, सो प्लीज़ डोंट माइंड, उस चीज़ को इग्नोर करके अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म वातावरण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर तकनीकी शक्तियाँ जो होती हैं वो सूक्ष्म वातावरण में संबंधित नहीं होती हैं। सूक्ष्म पर्यावरणीय घटकों पर विपणन प्रबंध का नियंत्रण होता है आंशिक। सूक्ष्म पर्यावरणीय घटक जो होते हैं उन पर मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो कंट्रोल होगा वो आंशिक होगा। विपणन के सामाजिक पहलू में आता है प्रदूषण और मिलावट। ठीक है, ये इसके सामाजिक पहलू में आता है। वह तत्व शक्तियाँ जो प्रत्यक्ष रूप से कंपनी की बाजार संचालन क्षमता को प्रभावित करती हैं वो नियंत्रण योग्य हैं।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यह तत्व शक्तियाँ जो कि अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की बाजार संचालन क्षमता को प्रभावित करती हैं वो अनियंत्रण योग्य हैं। यह वहाँ पर बात हो रही थी प्रत्यक्ष रूप से और यहाँ पर बात हो रही है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आर्थिक वातावरण का संबंध है। तो आर्थिक वातावरण का जो संबंध होगा वो बाह्य वातावरण से होगा। ठीक है, आर्थिक वातावरण के अंतर्गत एक विपणन प्रबंधक प्रायः निम्नलिखित तथा प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है। तो वो वास्तविक आय का विकास भी होगा, भौगोलिक आय वितरण तथा इसकी प्रवृत्तियां भी होंगी और उपभोक्ता की बचत प्रवृत्ति भी होगी। तो इसलिए ये उपरोक्त सभी होगा। नववैज्ञानिक तत्व जो विपणन को प्रभावित करते हैं वो सामाजिक शक्तियों से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? सामाजिक शक्तियों से। पर्यावरण में एक ही चीज़ स्थायी है और वह है परिवर्तन। मतलब कि कॉन्सेप्ट समझिए, ये पर्यावरण में एक ही चीज़ को स्थायी मान रहे हैं और वो भी है चेंजेबल, यानी परिवर्तन, चेंजिंग। ये कथन किसने दिया है? ये कथन दिया है हमारे एल्विन टॉफलर ने। ठीक है, वृहत वाय पर्यावरणीय घटकों का विपणन प्रबंध का नियंत्रण होता है, हाँ या नहीं? जो वाय पर्यावरणीय घटक होते हैं उन पर विपणन प्रबंध का नियंत्रण होता है या नहीं? तो उस पर नहीं होता है। ठीक है, वृहत पर्यावरणीय घटकों पर विपणन प्रबंध का नियंत्रण नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन विपणन पर्यावरण की बाहरी शक्ति नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, जनांकिकी पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण और उपभोक्ता की मांग, ये सारे हमारे क्या हो गए? बाहरी हो गए। लेकिन कंपनी संस्था के संसाधन, ये इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म वातावरण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर तकनीकी शक्तियाँ जो हैं वो सूक्ष्म वातावरण से संबंधित नहीं होती हैं। मैंने अभी पहले भी बताया था, जब वातावरणीय शक्तियाँ कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दर्शाती हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें स्थिर वातावरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विपणन पर्यावरण की बाहरी शक्ति नहीं है? तो विपणन मिश्रण जो है वो बाहरी शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में कौन आर्थिक निर्धारक नहीं है? तो व्यक्तित्व यहाँ पर आर्थिक निर्धारक नहीं होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक संस्था के वृहत वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्व जो होते हैं वो जनांकिकीय होते हैं, सांस्कृतिक भी होते हैं, आर्थिक और तकनीकी भी होते हैं, राजनीतिक और वैधानिक भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विपणन वातावरण का अध्ययन आवश्यक है। तो अनिश्चितताओं का मापन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है और हमारा कार्य योजनाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि सूक्ष्म वातावरण का अंग है? बताइए आप। ग्राहक, प्रतिस्पर्धी या जनसमूह? ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि सूक्ष्म वातावरण का अंग नहीं है? तो तकनीकी परिवर्तन जो है वो सूक्ष्म वातावरण का अंग नहीं है। कौन से में? व्यष्टि। बाह्य वातावरण होता है ये अनियंत्रणीय होता है और बाह्य वातावरण का भाग होगा तो वो सूक्ष्म भी होगा और वृहत भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकी वातावरण का घटक नहीं है? ये सांस्कृतिक मूल्य नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक वातावरण का घटक नहीं है? तो ये सरकारी नीतियाँ। ठीक है,
प्राकृतिक वातावरण का घटक कौन सा नहीं होगा? तो प्राकृतिक वातावरण का घटक है तो प्राकृतिक संसाधन भी होता है, जलवायु भी होता है और प्रदूषण भी होता है, तो इसमें सभी होगा। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। ठीक, तो पहले तो हम इसका समझ लेते हैं कि क्रय करते समय किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को क्रय व्यवहार कहा जाता है। ये किसने कहा था? गोथे ने कहा था। उपभोक्ता व्यवहार जो है वो अनिश्चित भी होता है, गत्यात्मक भी होता है और व्यापक भी होता है, तो ये सभी होगा। भारतीय क्रेता की जो प्रवृत्ति है वो क्या होगी? देखिए, जो कस्टमर होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम क्या करते हैं? बार्गेनिंग भी करते हैं, कंप्लेन भी करते हैं, ये भी देखते हैं कि प्रोडक्ट हमें सस्ता मिल जाए, ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी हो, कॉस्ट भी कम हो, प्राइस उसकी कम हो, तो ये सभी चीज़ें भारतीय क्रेता की प्रवृत्ति मानी जाती हैं। देखो, मैस्लो की आधारभूत क्रमबद्धता है 5 होगी। उपभोक्ता व्यवहार जो है वो विपणन अवधारणा का मूलाधार होगा, मानसिक चिंतन होगा, मानव व्यवहार का अंग होगा, ये सभी होंगे। ये हमारी 4th यूनिट चल रही है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट में 4 यूनिट करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। इन 2 वीडियो में पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूँगी मैं। आपने अगर ये वीडियो अच्छे से पढ़ ली, समझ ली, तो आप 101% पेपर क्लियर करके आएंगे, मेरी गारंटी है। R.S. वुसकिर्क ने उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण हेतु कितने प्रश्नों को हल करने की बात कही है? 5 क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व करने के लिए कहा है। फिलिप कोटलर ने क्रेता व्यवहार को जानने के लिए कितने प्रश्नों को हल खोजने पर बल दिया है? देखिए, वुसकिर्क ने जो बात करी थी वो सॉल्व करने की थी, और इन्होंने जो बात की है वो रिसर्च की है, खोजने की है। फिलिप कोटलर ने, तो ये 4 हैं। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक नहीं है? तो ये मैं अभी पहले बता चुकी हूँ, व्यक्तित्व नहीं होगा। निम्न में से कौन उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक घटक है? तो वो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला घटक है? तो वो उसका मनोवैज्ञानिक होगा, आर्थिक होगा और सांस्कृतिक भी होगा, तो ये सभी होंगे। निम्नलिखित में से किस प्रेरणा के कारण उपभोक्ता का क्रय व्यवहार प्रभावित होता है? तो स्वाभाविक बनाम सीखी हुई प्रेरणाएं आती हैं, भावनात्मक बनाम विवेकपूर्ण प्रेरणाएं भी आती हैं, और उपभोक्ता चल बनाम उत्पाद चल भी आते हैं, तो ये सभी होगा। एक उपभोक्ता का जीवन स्तर एक बड़ी सीमा तक उसके क्रय व्यवहार प्रभावित करता है। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है, ये कथन बिल्कुल राइट है। एक उपभोक्ता का जीवन स्तर एक बड़ी सीमा तक क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है। देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक उत्पाद या सेवा को क्रय करने या क्रय न करने के संबंध में निर्णय लेते समय उपभोक्ता द्वारा दर्शाई जाने वाली प्रतिक्रियाओं को जाना जाता है। तो वो हम उसके बिहेवियर से पता कर सकते हैं, कस्टमर के बिहेवियर से। तो उपभोक्ता का क्रय व्यवहार जो होगा उससे हम उसकी प्रतिक्रिया को जान लेंगे। व्यावसायिक जगत में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन वृहत स्तर पर किया जाता है। यह कथन जो है बिल्कुल सही है। क्रय प्रेरणाओं की स्थिति में हृदय, मन एवं मस्तिष्क पर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। ये भावनात्मक पक्ष होता है। क्रय प्रेरणाओं की स्थिति में हृदय और मन और मस्तिष्क को अपना
प्रभुत्व बना के रखता है, ये भावात्मक पक्ष होता है। उपभोक्ता व्यवहार के मुख्य मॉडल जो है वो संगठनात्मक मॉडल है, हार्वर्ड सेट मॉडल है और निकोशिया मॉडल है। ये उपरोक्त सभी होंगे। आधुनिक युग में उपभोक्ता बाजार का होता है राजा। देखिए, आज के युग में कस्टमर जो है वो मार्केट का किंग है। रीज़न है, अगर कस्टमर नहीं जाएगा तो मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी, और मार्केट वैल्यू डाउन होने का मतलब है कि मार्केट ख़त्म हो जाएगा, बाज़ार ख़त्म हो जाएगा। जब उपभोक्ता नहीं होगा, प्रोडक्ट का सेल नहीं होगा, जब प्रोडक्ट का सेल नहीं होगा तो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को तैयार भी कम किया जाएगा। तो इसीलिए उपभोक्ता जो है वो बाज़ार का राजा माना गया है। क्रय प्रेरणा एवं उपभोक्ता की एक आंतरिक भावना है जो उसे किसके लिए प्रेरित करती है, तो वो उसको उत्पाद करने के लिए प्रेरित करती है, उत्पाद क्रय के लिए प्रेरित करती है। क्रय प्रेरणाएं मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। ये प्राथमिक है, ये इसका प्राथमिक है यानी प्राइमरी पार्ट है। सुरक्षा, प्रतिष्ठा, अहंकार, प्रेम इत्यादि ऐसे मनोवैज्ञानिक तत्व हैं जो उपभोक्ता के क्रय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है, राइट है। उपभोक्ता का व्यवहार समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, ये भी सही बात है। कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो उसकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। AIOD का अर्थ है, देखिए ये फुल फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म आती है, यहाँ पर आप लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। AIOD का जो अर्थ है वो रहेगा क्रिया, हित, विचार, जनसांख्यिकी, मतलब कि एक्टिविटी, इंटरेस्ट, ऑप्शन और डेमोग्राफिक्स, ठीक है। निर्णय लेने के योग्य होना अधिक बहुमूल्य है तथा इसे कठिन कुछ नहीं, ये कहते हैं, ये नेपोलियन है। नेपोलियन कहते हैं कि डिसीज़न लेना एक बहुत ज़्यादा कठिन काम है, इससे ज़्यादा बहुमूल्य और कठिन कुछ भी नहीं है, ये नेपोलियन ने कहा है। मॉस्लो कहते हैं, इन्होंने मॉस्लो गलत लिखा है, ये मैस्लो है। ये कहते हैं कि आवश्यकताओं के क्रम अति मौलिक आवश्यकताएं निम्नलिखित अनुसार श्रेणीबद्ध हैं, ये भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला कौन सा तत्व मनोवैज्ञानिक है, तो ये हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ठीक है। एक उपभोक्ता का प्रोत्साहन, जागरूकता, ज्ञान, पसंद, प्राथमिकता, दृढ़ विश्वास तथा खरीद के प्रति दायित्व मॉडल के रूप में जाना जाता है। ये हमारे प्रभावों की क्रमानुसारता के अकॉर्डिंग जाना जाता है। देखिए, कंज्यूमर व्यवहार क्या है, मतलब कस्टमर बिहेवियर है, ये व्यष्टिगत है, ये व्यष्टिगत प्रकृति का होता है। क्रय प्रेरणाओं को भावनात्मक एवं विवेकपूर्ण क्रय प्रेरणाओं के रूप में किसने वर्गीकृत किया, तो ये किया था एडविन वी फ्लप्पो ने। किसने किया था? एडविन वी फ्लप्पो ने। देखिए, डेफिनेशंस मैं फिर कह रही हूँ, आपको पढ़नी पड़ेंगी तभी आपकी समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं इसके बारे में डिटेल में कोई वीडियो बनाकर आपको समझाऊं, तो मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूंगी।
आप मुझे कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके इश्यूज़ रहेंगे इस वीडियो में मैं पूरा सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। एक प्रेरणा उस समय क्रय प्रेरणा बन जाती है जब व्यक्ति किसी वस्तु के क्रय द्वारा संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। डेफिनेशन जो दी है वो विलियम जे स्टैंटन ने दी है। ठीक है। भावनात्मक क्रय प्रेरणा होती है, ये वह अथवा सुरक्षा को पैदा करती है। देखिए, हमारा जो बिहेवियर है वो ऐसा होता है कि हम अपने मन में सोच लेते हैं किसी चीज़ से कि इससे हमें डर लगता है, और वहीं उसी चीज़ से हम खुद को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तो ये भय अथवा सुरक्षा को होगा, प्रेम को होगा और दिखावा को भी होगा। तो ये भावनात्मक क्रय प्रेरणा होती है, भावनात्मक पक्ष होते हैं, तो ये सभी होंगे। उपभोक्ता क्रय व्यवहार के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मॉडल के जन्मदाता जो हैं वो फ्राइड हैं। फ्राइड ने ही कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल दिए थे, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मॉडल जो प्रोवाइड कराए थे वो फ्राइड ने कराए थे। उपभोक्ता क्रय व्यवहार के सीखने वाला मॉडल के जन्मदाता जो हैं वो आइवन पलवल हैं। भावनात्मक उत्प्रेरणा है, आंतरिक उत्प्रेरणा है। भावनात्मक उत्प्रेरणा कौन सी होगी? आंतरिक उत्प्रेरणा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता व्यवहार का मॉडल नहीं है? तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो उत्प्रेरणात्मक मॉडल नहीं होगा। उपभोक्ता व्यवहार एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना है तो क्या, कब, कहाँ, कैसे और किससे खरीदना है। ये जो डेफिनेशन दी गई थी वो वॉटलर एवं पॉल ने दी थी। ठीक है। भारतीय उपभोक्ताओं की क्रय व्यवहार की विशेषताएं मैं आपको बता चुकी हूँ। सौदेबाजी होती है, हम ब्रांड देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, तो ये सभी होंगी। उपभोक्ता व्यवहार के आर्थिक मॉडल के प्रतिपादक कौन थे? वो मार्शल। उपभोक्ता व्यवहार के सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉडल के प्रतिपादक कौन थे? वो वेवलेन थे। और उपभोक्ता व्यवहार के संगठनात्मक मॉडल के प्रतिपादक हाब्स हैं। देखिए, ये अलग अलग हैं। यहाँ पर आर्थिक मॉडल के मार्शल है, मनोवैज्ञानिक मॉडल के वेवलेन है और संगठनात्मक मॉडल के हाब्स हैं। उपभोक्ता का व्यवहार अंतिम प्रयोगकर्ता की क्रियाओं को अध्ययन का आवरण करता है। देखिए, फिर से समझिए, उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो अंतिम प्रयोगकर्ता की क्रियाओं के अध्ययन का आवरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता व्यवहार के एसआर मॉडल से संबंधित नहीं है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान इससे संबंधित नहीं होगा। समाजशास्त्रीय मॉडल के व्यक्तिगत क्रेता का व्यवहार द्वारा प्रभावित होता है, ये समाज द्वारा होगा। ऑब्वियसली जब समाजशास्त्रीय मॉडल है तो समाज के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही। हार्वर्ड सेथ का क्रेता व्यवहार मॉडल है समाजशास्त्रीय मॉडल। समाजशास्त्रीय मॉडल किसका है? यह हार्वर्ड सेथ का क्रेता व्यवहार का मॉडल है। फ्रांसिस्को का उपभोक्ता व्यवहार का NICOSIA, इसको हम बोल सकते हैं निकोशिया मॉडल, वर्ष में प्रस्तुत किया गया तो ये 1966 में किया गया था। और उपभोक्ता व्यवहार का हार्वर्ड सेथ द्वारा दिया गया मॉडल किस वर्ष में दिया गया था? वो 1969 में। निकोसिया कौन सा था हमारा? 1966 में। और हार्वर्ड सेथ द्वारा जो दिया गया था वो 1969 में। ये उपभोक्ता व्यवहार का था। सामाजिक वर्ग के आधार पर आधुनिक विपणन में उपभोक्ताओं का वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ये 6 वर्गों में किया जाता है। सामाजिक वर्ग का जो आधार है वो आधुनिक विपणन के उपभोक्ताओं को कितने वर्गों में वर्गीकृत करेगा? 6 वर्गों में। और घर संबंधी, फर्नीचर संबंधी
तथा बाहर मनोरंजन संबंधी निर्णय द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाते हैं वो कहलाते हैं समन्वित निर्णय। जो हम घर संबंधी लेते हैं, फर्नीचर से संबंधित लेते हैं और बाहर मनोरंजन से संबंधित डिसीज़न लेते हैं वो हमारे समन्वित निर्णय होते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सेकंड पार्ट मैं कल आप लोगों के लिए डालूँगी और जो भी इसमें आप लोगों के लिए सॉल्यूशन चाहिए हो, जो भी आप लोगों की समझ में ना आया हो, कोई इशू हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस चीज़ को सॉल्व कर सकूँ और आपको एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बीकॉम 4th सेमेस्टर के सारे बच्चों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने पूरा सिलेबस ले रखा है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग का। हर यूनिट में आपको कवर करा रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू।